नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत दिन हो गए जो हमारे दर्शक हैं उनके कुछ कमेंट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज हम फिर से हमारे उस पुराने रूट के ऊपर जो सवाल और जवाब, आपके सवाल हमारे जवाब, उस विषय में बात करते हैं कि आखिर किसकी क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसका सल्यूशन है। इस विषय में हम आज बात करते हैं। तो पहले हैं सिद्धार्थ भुवन जी, जिनका कमेंट्स उनका जो प्रश्न है, सर अगर पिताजी ने मेरे नाम बिल बनाया है लेकिन वो बिल नहीं मिल रहा, इसलिए सब लोग एनओसी दे रहे हैं, अगर बिल मिल जाएगा तो मेरे नाम पे होगा क्या, बताइए। अब यहाँ पे इनका क्वेश्चन ये है कि इनके पिताजी ने इनके नाम पे बिल बनाया था, अब ये बिल मिल नहीं रहा, इसके लिए पूरी फैमिली एनओसी दे रही है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एनओसी जो होती है, अब जॉइंट में नाम आएगा और आपके पिताजी विल बनाया था, आपके पिताजी जिंदा है या नहीं है, वो अभी दुनिया में है या नहीं है, इस बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। आपने जो विल बनाया था वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अगर वो विल आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो उस विल का कोई भी वैल्यू नहीं है। देखिए, विल, गिफ्ट डीड, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये बनाने के बाद आपको, जैसे मैंने अपने बच्चे को एक गिफ्ट डीड बना के या विल बना के दिया, तो मेरे जाने के बाद वो रजिस्टर्ड डीड को उस हाई कोर्ट से प्रोबेट कराना पड़ेगा तो ही उसकी वैल्यू है, अदरवाइज वैल्यू नहीं है। तो आपको अगर उस चीज़ को अगर रजिस्टर्ड किया है तो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं, और रजिस्टर्ड नहीं किया तो उस विल की कोई वैल्यू नहीं है, और आपके जो भी लीगल हायर है उनका जॉइंट में नाम आएगा। और एनओसीज देने के बाद अगर वो आप कहते हो कि आपके अकेले के नाम पे कर रहे हैं, तो एसआरए से 152 सर्कुलर के आधार पे नहीं होगा, क्योंकि एसआरए में अब सिंगल नाम करने के लिए आपको हाई कोर्ट का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे प्रशासकीय पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपका जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन हमने बताया कि आपके सामने एक ही रास्ता है कि आप जॉइंट में कर लीजिए। उसके बाद आपके जो लोग हैं वो उनके जो हक है वो रिलीज कर सकते हैं, उसके लिए एक रिलीज डीड बना लीजिए। वो रिलीज डीड बना के जब सोसाइटी में आपको अलॉट होगा तो सोसाइटी में डाल के आप उनका नाम कैंसिल करवा के आपके परिवार का नाम उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक रास्ता है। दूसरे है ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश सिंह जी का कहना है, एक झोपड़ा बेच के हमने दूसरा झोपड़ा लिया, सेम नाम से 23 साल पहले धारावी में झोपड़ा है, इस सारे में पात्र कैसे होगा, हमें बताइए। अब यहाँ पे जो ओम प्रकाश सिंह जी है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक झोपड़ा बेचा है या उन्हें कोई स्कीम में, गवर्नमेंट की सरकारी स्कीम में मिला था, उसको बेचा है, इस बारे में जिक्र नहीं किया है। अगर उन्होंने झोपड़ा बेच के 23 साल पहले जो झोपड़ा बेचा और वहाँ पे धारावी में लिया, तो आपको एसआरए पात्र होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने सरकारी योजना का कोई घर आपके नाम पे मिला है और उसको बेच के अगर आपने वापस झोपड़पट्टी में लिया है और उसका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास होगा, तो आपकी पात्रता वहाँ नहीं होगी। आपको बताया जाएगा कि ऑलरेडी आपको सरकारी योजना के तहत आपने लाभ उठा लिया है। तो आप जो भी क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा क्लियरिटी दीजिए उसके अंदर, क्योंकि उस क्लियरिटी में ये नहीं समझ पाता कि आपने बताया कि झोपड़ा बेचा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने उस झोपड़े में सारे मिले हुए फ्लैट को बेचा है तो आपके लिए तकलीफ होगी, 100% होगी अगर वो रिकॉर्ड में, क्योंकि पहले आधार कार्ड लिंक नहीं होता था, लेकिन उनके पास डेटा है कि हमने किस सोसाइटी में किसको दिया है। अगर समझो नहीं होगा तो आपके लिए कोई
प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो जहाँ तक हो सकता है वो डेटा होगा। लेकिन अगर आपने झोपड़ा बेचा है और दूसरा झोपड़ा खरीदा तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं, आपकी पात्रता हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर। तीसरे हैं सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी का कहना है बिल्डर के इस सारे प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या 25% वर्क कंप्लीट अनिवार्य है, कैसे पता चलेगा? तो सर आपको एक चीज़ बता दूं कि इस सारे के सर्कुलर नंबर 2 में, इस सारे के सर्कुलर जो परिपत्र है उसके परिपत्र क्रमांक 2 में लिखा हुआ है कि जो भी डेवलपर्स जो इस सारे स्कीम अपने हाथ में लेना चाहता है उसको वहाँ पे पिछले 5 साल में जो भी एरिया वो डेवलप करने जा रहा है उसका 25% उसको उस महानगर पालिका क्षेत्र में उन्होंने बनाया है या नहीं बनाया इसका डिटेल उनको देना है। यदि उन्होंने काम नहीं किया है 25% तो वो वहाँ पे एज अ डेवलपर उनकी पात्रता नहीं होगी, ये नियम है। लेकिन एसआरए के अधिकारी इस चीज़ों पे कोई भी काम नहीं करते। आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अकाउंट डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दोनों को आरटीआई मारिए और दोनों को पूछिए कि भैया ये जो बिल्डर ने हमारा जो क्षेत्र है उसका 25% आपका जो भी महानगर पालिका जैसे थाना है तो थाना के लिए डालिए, मुंबई है तो मुंबई के लिए डालिए कि ये पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में कितना काम किया, कहाँ कहाँ किया है, उसका मुझे डिटेल दीजिए जो कि सर्कुलर 2 के आधार पे बिल्डर ने सबमिट किया होगा। ये जरूर लो लिख कर दीजिए क्योंकि सर्कुलर 2 एसआरए के आधार पे डेवलपर में वहाँ सबमिट किया होगा तो उसकी प्रति दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अब अकाउंट डिपार्टमेंट आपका जो आरटीआई है वो फॉरवर्ड करेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका आरटीआई फॉरवर्ड करेगा एआर डिपार्टमेंट को। बस वही चीज़ें आप उसको लेके चलिए अपील में। फर्स्ट अपील में तो भैया सेम डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे कोई आपको वो प्रायोरिटी या कोई भी आपकी सुनेगी नहीं, ये तो मुझे मालूम है क्योंकि वो अधिकारी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सेकेंड अपील उसको पूछेगा कि भाई सर्कुलर में दिया गया है तो आपने किया होगा ना, तो आप कॉपी प्रोवाइड कीजिए क्योंकि अगर नियम है तो नियम के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। ये आरटीआई कहता है कि अगर कोई नियम है तो नियम के आधार पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी जैसे आज हमारे एक दर्शक का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि सर मैं वहाँ पे गया तो मुझे बोला कि आपका हमने भेज दिया है, बाय पोस्ट भेज दिया है। मैं जब वहाँ पे गया तो देखा लेटर वहीं पड़ा था, मैंने बाय पोस्ट देखा तो उसके ऊपर मुझे रजिस्ट्रेशन मिला ही नहीं कि इसने भेजा है या नहीं भेजा है। तो भाई ये चीज़ समझनी चाहिए क्योंकि जब आप स्पीड पोस्ट में डालेंगे तो स्पीड पोस्ट में आपको जो भी चीज़ मिलेगी तो वो चीज़ जाने के बाद आपको ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा कि भैया ये कहाँ से कहाँ पहुँची, अभी वो गया ही नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि वो अधिकारी कुछ भी करे आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको बस इंतज़ार करना है। 30 दिन ख़त्म हुआ, 31वें दिन आपको अपील फाइल करना है। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए, क्यों लेट हो गई है, हमने भेजा था, ये क्वेश्चंस नहीं चलते हैं। जबकि अभी एसआईसी सूचना आयोग ने खुद कहा है कि 10 दिन के अंदर आप इनको इंटीमेट कीजिए जो भी पैसे भरने या कुछ भी करना है। तो इस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना देखना है आपको वो सूचना मिली या नहीं मिली। 30 दिन में आप अपील फाइल कर दीजिए और वहाँ डिमांड कीजिए कि भाई चाहे जो भी हो, यहाँ पे मुझे सूचना नहीं मिली 30 दिनों के अंदर तो मुझे वहाँ पे सेक्शन 76 के आधार पे मुझे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जाए, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। अब चौथे हमारे तस्वर सईद साहब का प्रश्न है कि वारस पत्र बनाना है, प्लीज़ मदद करें। तो तस्वर सईद साहब आप हमारे ग्रुप पे हैं या नहीं है जागो इंडिया जागो के मुझे नहीं पता। हमारे ग्रुप में कई एडवोकेट्स हैं, उसके अंदर हमारे ग्रुप पे थाना की एडवोकेट है एडवोकेट गीता पेडनेकर, जिनका मोबाइल नंबर 9930544779। यदि आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो नंबर नोट कीजिए, एडवोकेट गीता पेडनेकर, मोबाइल नंबर है 9930544779। ये थाने के लिए है, मतलब थाने में रहती है और ये जो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेटर यानी प्रशासकीय पत्र जो भी हो, इसके विषय में जानकार हैं और ये काम करती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए।
और कांटेक्ट करने पे आप बताइए कि जागो इंडिया जागो का चैनल देख के बाद आपका नंबर मिला, हम आपसे बात कर रहे हैं। यदि आप मुंबई में हैं, मुंबई में अगर आपको इस चीज़ों में ये करना है तो और एक एडवोकेट है हमारे ग्रुप पे एडवोकेट भोसले जी, वैशाली भोसले जी, जिनका नंबर है 7666 यानी 7666 7663 भांडुप मुंबई। ये भांडुप में रहती है। इनका ऑफिस गोरेगांव में भी है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक होगा मेरा एडवोकेट गीता पेडलेकर जी से और एडवोकेट वैशाली भोसले जी से मेरा निवेदन मैंने किया हूँ कि भाई हमारे थ्रू जो भी दर्शक जाएंगे उनको थोड़ी सी राहत दीजिए, क्योंकि हमारे झोपड़पट्टी में कोई भी यहाँ बहुत धन्ना सेठ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वारस पत्र बनाना है, जो प्रशासकीय पत्र हो या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही चीज़ है, और सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो इसके अंदर हाई कोर्ट के कुछ वहाँ पे ये है, रिवेन्यू है, वो चीज़ें तो भरनी है। उसके अंदर कोई कंसेशन नहीं है। एडवोकेट्स अपनी तरफ से जो भी रियायत दे, अगर आपको इस चीज़ में चाहिए तो उनसे मदद मांगिए, वो आपका जो भी चीज़ है उनको मिलिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बना के देंगे। मैं फिर एक बार नाम और नंबर बताता हूँ। एडवोकेट गीता पेडनेकर जी, उनका नंबर है 9930544779, जो ठाणे में रहती हैं। और एडवोकेट वैशाली भोसले जी, जिनका नंबर है 7663 ये भांडुप मुंबई में रहती है। इनका गोरेगांव में ऑफिस भी है। आप इनसे कांटेक्ट करके संपर्क करें। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, वारस पत्र बनाना है, लेटर ऑफ एडमिशन बना, जो भी आपको गाइडेंस करेंगे उस हिसाब से आप बनवाइए। तो दोस्तों, 5वें हैं राधा कृष्ण भक्ति चैनल। इनका साथ चैनल भी है राधा कृष्ण भक्ति चैनल। हमें खुशी है कि हमारे जागो इंडिया जागो चैनल पे और भी कई चैनल्स वाले हैं, और हम अप्रिशिएट करते हैं इनको। इनका भी चैनल जो भी है, भक्ति चैनल जो भी, इनको भी आप सपोर्ट कीजिए। उन्होंने कहा है, नमस्ते सर, मेरा एनेक्सल 2 में नाम आया है, लेकिन सोसाइटी आगे का कुछ नहीं बता रही, क्या करें, मार्गदर्शन कीजिए। तो राधा कृष्णा जी, मैंने अपने वीडियो में हर बार कहा है कि आपका जो भी एनेक्सल 2 में नाम आए, सबसे पहले आप एनेक्सल 2 की कॉपी निकालिए, सर्टिफाइड। सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, और हो सके तो 2 कॉपी निकालिए। एक कॉपी तो बहुत संजो के रखिए, मतलब सेफली रखिए, और एक कॉपी आप यूज़ करिए, जिसके बाद जेरोक्स निकलना जो भी, और एक कॉपी संभाल के रखिए। क्योंकि एनेक्सल 2 जो है, समझिए आपके झुपड़ों का सनद है, एक सर्टिफिकेट है जो ये प्रूव करता है कि यू आर द प्रोटेक्टेड, आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। तो पहले आप उस चीज़ को निकाल लीजिए। उसके बाद आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी क्या मार्गदर्शन नहीं कर रही, वो चीज़ों के बारे में बताइए, हम आपको बताएंगे आपको करना क्या है। तो धन्यवाद राधा कृष्णा जी। फिर छठे हमारे सब्सक्राइबर हैं संजय यादव जी। संजय यादव जी ने कहा है, पहला दूसरा मंजिल पर किसको मिलता है। तो संजय यादव जी, देखिए ऐसा है कि हमारे ये जो इशारे के नियमावली में सर्कुलर 55 के आधार पे जो भी बुजुर्ग हैं, महिला कुटुंब प्रमुख हैं, विडो यानी विधवा हैं, और किसी को बीमारी है, कुछ भी अपंग है, इन लोगों को 20% प्राथमिकता दी जाती है जब अलॉटमेंट के समय। और जब भी अलॉटमेंट होता है तो उस हिसाब से उस अलॉटमेंट में आपको दिया जाता है कि भाई आप इस डेट तक यहाँ पे आप मेल कीजिए, आपका जो है उसका अगर आपके पास एविडेंस है तो एविडेंस भी आप अटैच करिए मेल के अंदर। जैसे कि बीमारी का है तो एविडेंस अटैच कीजिए, सीनियर सिटीजन है तो उसका सीनियर सिटीजन कार्ड अटैच कीजिए, विधवा है तो वहाँ पे कोई भी अटैच करने की जरूरत नहीं। आप वीडियो लिखेंगे तो आपका प्राथमिकता आपको मिलनी ही है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है कि जो अधिकारी हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर सीनियर सिटीजन्स अगर वो लिख देते कि भैया मेरे सीनियर सिटीजन मैं इतने साल का हूँ, तो वहाँ पे उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। क्योंकि जब चाबी मिलेगी तो स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। तो भैया आधार कार्ड देखिए, उनका मालूम पड़ जाएगा कितना उम्र है, या तो
उन्हें ये कहना चाहिए कि भैया आप ये जो मेल करेंगे उसमें आधार कार्ड का आपका मैं फोटो ये पेज डालिए, पेज मतलब कॉपी लगाइए, जिससे उनके डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा इनकी उम्र क्या है। लेकिन ये अधिकारी करते नहीं, ये अपने मनमाने ढंग से किसी को भी अलॉट कर देते हैं और जो सीनियर होते हैं उनको ऊपर कर देते हैं और जवानों को नीचे कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। तो आप सर्कुलर 55 के आधार पे हमने बताया कि सर्कुलर 55 के आधार पे किसको किसको घर मिलता है जो प्रायोरिटी होती है, जैसे पहले माला हो, दूसरा माला हो, जो प्रायोरिटी या तो ग्राउंड फ्लोर हो। सातवें हमारे सब्सक्राइबर का प्रश्न है प्रवीण यादव जी का। उन्होंने कहा है कि सर एसआरए सर्वे के दौरान अनिर्णित या फिर अपात्र का डिफरेंस का वीडियो बनाइए। तो प्रवीण यादव जी, शायद आपने हमारे चैनल में देखा नहीं, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पे वीडियोस बनाया हो कि पात्र क्या है, अपात्र क्या है और इसके अंदर जो अनिर्णित है क्या है और जिसका नाम नहीं है उसे क्या करना है, हमने ऑलरेडी बनाया है। फिर भी हम आपको समझाते हैं पात्र, अपात्र और अनिर्णित में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, अपात्र वो होता है जिसके डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू डेटम लाइन नहीं है, मतलब जो सरकार ने एक दायरा बनाया है साल का, उस साल के बाद का डॉक्यूमेंट है तो वो व्यक्ति अपात्र होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट का उसका वेरिफिकेशन बाकी है, तो वहाँ पे लिखा जाता है अनिर्णित, मतलब उसको अनडिसाइडेड किया गया है कि भैया अभी तक इनका क्लियरेंस नहीं किया है, वो अनिर्णित होते हैं। जिसके लिए पहले सर्कुलर 153A था, जिस पर दिया गया था कि अनिर्णित लोगों को ही भाड़ा दिया जाए, और उसमें एक क्लॉज और भी था कि अगर किसी भी एनेक्शल 2 में 5% से ज़्यादा अनिर्णित है तो उस एनेक्शल 2 पे कोई भी अप्रूवल नहीं दिया जाए। लेकिन ये एसआरए और सरकार ने उस 153A के सर्कुलर को ही रद्द कर दिया। जहां झोपड़ी धारकों की अधिकारों की बात होती है वो सर्कुलर नदारद हो जाते हैं, उनको रद्द कर दिया जाता है, नल एंड वाइड कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें, तो ये समझिए, अनिर्णित का मतलब होता है कि आपने या तो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है या आपके डॉक्यूमेंट वहाँ है लेकिन वो प्रोसीज में है, उनके जो भी वेरिफिकेशन बाकी है, या खरीदी बिक्री का मैटर है तो वहाँ पे आपको जो रिवेन्यू भरना है 40,000 और 60,000 रुपये, 40,000 रुपये रेसिडेंस का, 60,000 कॉमर्स के, वो जब तक नहीं भरते तब तक आप वहाँ पे अनिर्णित रहेंगे, अनिर्णित ये रहेंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए। फिर 8वें हमारे इंफ्राजीर, इनका यूज़र आईडी है इंफ्राजीर। उन्होंने कहा है कि सर हमारे 2016 में सर्वे हुआ था, अब बिल्डर द्वारा फिर से सर्वे कराया जा रहा है, तो क्या 2016 का एनेक्शल 2 माना नहीं जाएगा? तो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ सर, 2016 में सर्वे हुआ था, उसके बाद जब बिल्डर अब आया फिर से वो सर्वे करवाया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके उन लोगों के लिए जो इतने सालों में वहाँ पे खरीदी बिक्री हुआ है, जिसके लीगल हायर्स की डेथ हो गई है, उसमें नाम पुटअप करना है, तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छा है। और 2016 का एनेक्शन नहीं माना जाएगा, जो नया एनेक्शन आएगा उसी को माना जाएगा। यदि आपके उस प्रोजेक्ट में कोई घर टूटे हैं 2016 के एनेक्शर्स पे, तो उनको 2016 का एनेक्शर का लाभ मतलब लेना पड़ेगा, लाभ लेना पड़ेगा कि भैया एनेक्शर के चक्कर में हमारा यहाँ पे झोपड़ा टूटा है तो हमारी पात्रता इस एनेक्शर में निश्चित किया जाए। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जहाँ पे पहले एनेक्शर्स थे, उस एनेक्शर के आधार पे झोपड़े टूट गए, बाद में एनेक्शर किसी कारणवश रद्द हो गया या रीवेरीफाई में आ गया, तब वहाँ पे नया एनेक्शर बनता है, तो वो जो झोपड़े जो नहीं हैं उनका उस नए एनेक्शर में समावेश नहीं होता है, जिसके कारण ये जो पुराने लोग हैं इनके लिए एक बहुत ही तकलीफ दे बात है ये कि उनकी जो भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो उस समय उनके लिए लड़ने के लिए एक ही रास्ता है कि 2016 में मेरा एनेक्शर में नाम था, उसके आधार पे मेरा घर तोड़ा गया था, तो मेरा नाम इस एनेक्शर में समाविष्ट किया जाए। तो उनके पास उस समय वो 2000 सर्कुलर का यूज़ कर सकते हैं।
जिसके घर नहीं टूटे हैं उन्हें 2016 का सर्कुलर का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब 90 हमारे रोबोमन जी का क्वेश्चन भी बहुत भारी भारी रहता है, क्योंकि वो जो हिसाब से एक्टिवेशन करते हैं मुझे पता है, लेकिन उनका क्वेश्चन भी बहुत भारी रहता है। उनका क्वेश्चन ये कि मैं सर्कुलर 153 सेल्फ डिक्लेरेशन और 210 सर्कुलर 210 और 210A में डिटेल मांगा, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो रोबोमन जी, मैंने जैसे हर चीज़ में कहा हो कि आपका काम है RTI पुटअप करना, रिप्लाई देना PIO यानी जन सूचना अधिकारी का काम है। आपको वहाँ जन सूचना अधिकारी को जाने की जरूरत नहीं कि इधर मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप डाल के छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उस RTI का 30 दिन कब ख़त्म हो रहा है। 30 दिन ख़त्म होता है, उसके नेक्स्ट डे ही आप अपील फाइल कर दीजिए कि भैया जो जन सूचना अधिकारी है उसने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती है और सेक्शन 7(2) के आधार पे मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। डीम टू बी रिजेक्टेड मतलब वो रिजेक्ट ही माना जाएगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया इसमें तो डीम टू बी रिजेक्टेड। इसीलिए जो भी RTI का मैंने जो भी मांग की है वो जितनी भी प्रति है वो मुझे सेक्शन 76 RTI के सेक्शन 76 में मुझे निःशुल्क प्रदान किया जाए। ये आपका प्रेयर होगा, वो उनको देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। अगर वो मना करते हैं तो वो आप सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 के अंदर सेकेंड अपील फाइल कीजिए आयोग के पास। आयोग का जब भी होगा तो आयोग उस पर सुनवाई करेगी और आपको न्याय मिलेगा। सिर्फ आपका काम है इंतज़ार करना, जो आपको टाइमलाइन दी गई है, जो आपको टाइमलाइन दी गई उस टाइमलाइन का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे रिप्लाई देना है जन सूचना अधिकारी को। अब जन सूचना अधिकारी आपको बोलते हैं भैया मेरे पास 30 दिन है, लेकिन जन सूचना अधिकारी में 30 दिन नहीं है। 30 दिन आपको दिया गया है अपीलेंट के पास, एप्लीकेंट के पास, कि आप अपील कर सकते हैं। वो चाहे तो जन सूचना आदमी 2 दिन में रिप्लाई दे सकते हैं, 5 दिन में भी दे सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी। अब तो आयोग ने, मैंने बताया आयोग ने ये भी कर दिया कि 10 दिन के अंदर आपको लेटर देना है। तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो टेंशन किसका है? जन सूचना अधिकारी का है। सिर्फ आप प्रॉपर फॉलो कीजिए टाइम टू टाइम। लॉक इन पीरियड अब ख़त्म मत होनी चाहिए। आपने लॉक इन पीरियड को ख़त्म किया तो आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। जैसे अभी 30 दिन का है, आप 60 दिन में अपील करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको डिले ऑफ कंडोनेशन लगाना पड़ेगा कि भैया आपने इतना डिले क्यों किया। तो उसका मौका ही मत आने दीजिए। आपके लिए तो अच्छा है कि वो रिप्लाई नहीं दे रहे, तो आपको तो फ्री में इन्फॉर्मेशन लीजिए ना, क्योंकि आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन सरकार नहीं दे रही है। ये जो फ्री की इन्फॉर्मेशन है ये अधिकारी के सर पे पड़ेगी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एक काम कीजिए, जो भी फ्री में इन्फॉर्मेशन लेते हैं RTI डालिए कि भैया ये जो मुझे फ्री में इन्फॉर्मेशन दी गई तो इसके पैसे कौन से किसने दिए हैं? सरकार ने दिए, जन सूचना अधिकारी ने। तो डिटेल मांगिए, देखिए उसमें लिख के है जन सूचना अधिकारी ने भरा है पैसा। सरकार क्यों देगी? गलती उसकी है तो जन सूचना अधिकारी पे करेगा। और आप जब सेकेंड अपील में जाते हैं तो वहाँ बताइए कि भैया इन्होंने कितना हैरेसमेंट किया है और मेरे यहाँ पे इतने खर्चे हो गए खाली रिप्लाई के चक्कर में। आपको 18(8)B सेक्शन 18(8)B में कंपेंसेशन भी डिमांड कीजिए कि भैया मुझे कंपेंसेशन दिया जाए। हम क्या सोचते हैं कि कंपेंसेशन क्यों मांगे, लेकिन नहीं, मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है वो। हम जिस चीज़ की लड़ रहे हैं, ये RTI एक्टिविस्ट क्या है? आज सरकार की तीसरी आंख बन गए, सरकार की तीसरा स्तंभ है, जो ढूंढ ढूंढ के करप्शन को बाहर कर रहे हैं, तो वो RTI एक्टिविस्ट है। तो ये चीज़ आप समझिए। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा वीडियो था सवाल जवाब के ऊपर, और वीडियोस कैसी लगी ये बताइएगा। और जो भी हमारे दर्शक जो RTI के विषय में ये बार बार मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, सर हमें इन्फॉर्मेशन गलत दी गई, अपील डालिए सर, अपील डालिए। आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी, लेकिन आप अपील में जाइए। सर RTI में एप्लीकेशन करके आप जागरूक नहीं बन सकते। जब आप अपील में जाएंगे, 1 अपील, 2 अपील, 3 अपील, 4 अपील, 5, जहां आपकी 10 अपील हुए ना सर, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तब आपको लगेगा भैया यार RTI से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर में अगर लोगों का अधिकार, एक आम आदमी का अधिकार बोला गया तो खाली यही है, सूचना का अधिकार, जो कि सरकार
इसको और भी दबाती जा रही है, लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कानून है तो लागू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, और आपके जो भी कमेंट्स है वो देते जाइए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कमेंट्स की बहुत कमी हो गई है। बाकी कमेंट्स तो आते हैं, लेकिन कंप्लेंट, जो कमेंट में कंप्लेंट करते थे, कंप्लेंट की इतनी कमी हो गई है, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी। अब मैं जब कमेंट्स बॉक्स खोलता हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में पहले हर बंदा खाली मुझे क्वेश्चन करता था, लेकिन अब हर बंदा मुझे अप्रिशिएट करता है। हर बंदा बताता है कि सर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद दोस्तों यही चीज़ है जो आकर्षित करती है मुझे आपके प्रति, कि आप लोग जो जागरूक हो रहे हैं, तो मैं आपको और कुछ बताऊं जिससे आपको और मदद मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। हम हर विषय पे, आरटीआई के विषय पे, एसआरए के विषय, और भी जो जनहित में रहेंगे वो भी विषय हम लाएंगे। आप ये मत समझिए कि आरटीआई के विषय में हम कोई और विषय डालते तो उससे आपको सीख नहीं मिलेगी। सीख हर चीज़ में है। जिंदगी ही एक सीख है। हम जितना सीखेंगे उतनी उपलब्धि मिलेगी। तो आपको सीखना है। आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। अभी तो हम एसआरए में फंसे, एसआरए से छूटेगी, हम दूसरी चीज़ों में जाएंगे। एसआरए भी चलेगा, ये भी चलेगा, आरटीआई भी बताएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए, एक्टिवेशन कीजिए। मेरा सिद्धांत सिर्फ एक ही है, मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करता। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, रास्ते पे चलना आपका काम है। लड़ाई लड़ना आपका काम है। लड़ाई लड़ना आपका काम है। मैं आपको गाइडेंस करूंगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। अगर रास्ता आपका सही है तो आप भटकेंगे नहीं, और आपको मंजिल मिलेगी। मंजिल मिलेगी ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ तो हमारे बहुत सारे दर्शक ये भी कहते हैं कि भाई हम तो उस रास्ते पे चले और हमें मंजिल में मिली, हमारे काम भी हुए। आज हमारी वैल्यू क्या हो रही है जागो इंडिया जागो की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। तो ऐसे कमेंट्स आते भी हैं, आप देखिए। मुझे जागो इंडिया जागो का श्रेय नहीं चाहिए, मुझे श्रेय चाहिए आपका। क्योंकि आप जो वहाँ पे जागरूक है, जो काम करवाए और किसी अब दूसरे को सहायता कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा श्रेय का काम है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।